हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास सीटेट की। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के जो 2011 से लेकर के आपका 2019 तक का दिसंबर तक का जितने भी पेपर हुए हैं सबका मैं प्रीवियस ईयर कराने वाला हूं यहाँ पर। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये आपके जो किताब है यूथ की उससे मैं कराने वाला हूँ आपको। और सारे सेट ईयर वाइज जैसे 11 में जो हुए हैं, 12 में जो हुए हैं, इस तरीके से सीरियल वाइज मैं कराता जाऊँगा। हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस लूँगा। 15 क्वेश्चन के ज़रिए उनको पढ़ूँगा, उनका आंसर बताऊँगा और उनके बारे में कुछ जानकारी दूँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, प्रीवियस ईयर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर किसे सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण तो सभी हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको बताना है। पहला विकल्प है धैर्य और दृढ़ता। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। चौथा है पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए दोस्तों, अगर अलग तरीके से देखा जाए तो ये सारे जो है ऑप्शन आपको सही लगने वाले हैं, ये सारे आंसर आपको सही लग रहे हैं। लेकिन पहला ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एक शिक्षक में धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता। यह जो ऑप्शन है यह इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक टीचर में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है और दृढ़ता भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो एक बालक को अगर कुछ सिखा रहा है तो उसमें पेशेंस यानी कि धैर्य होना चाहिए। एक बार में नहीं सीख रहा है, 2 बार में नहीं सीख रहा है, उसको बार बार प्रयास करके सिखाना चाहिए। तो ये ऑप्शन राइट होगा। इसी तरीके से आपको आंसर देना है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ जो है चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह चीज़ पसंद नहीं आती है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग जो है बदल दें, यानी कि उनका क्लास बदल दें। तो ये जो है एकदम थोड़ा निगेटिव टाइप का ऑप्शन है, तो इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखते हैं, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये चर्चा और विश्वास, यही 2 वर्ड इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ये भी एकदम निगेटिव ऑप्शन है, इसको भी हटा देना चाहिए। अगला देखते हैं, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये भी शिकायत और निकाल लेना, ये सारे निगेटिव लग रहे हैं। तो इन ऑप्शन को छोड़ के आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि इसमें एक पॉजिटिव रिस्पांस है, यानी कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए समस्या पर। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे
जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, इसका जो कार्यकाल है, मतलब जो इसकी उम्र है, वह जन्म से 2 वर्ष के बीच में है, जन्म से 2 वर्ष के बीच में है। और जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी जो आयु है वह 2 से 7 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष। और जो तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो अवस्था है वह है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक या 11 वर्ष तक। फिर जो आखिरी आती है वो आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें ये 11 साल से या फिर 12 साल से 15 साल तक होती है, 11 या फिर 12 से लेकर के 15 तक होती है। इन 4 अवस्थाओं के बारे में जो है जीन पियाजे जी ने बताया कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वह 4 अवस्थाओं में होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो देखिए अगर संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में अगर देखें तो 0 से 2 वर्ष तक होती है, और अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखें तो यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। यानी कि बाल्यावस्था 6 वर्ष से बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम एक अपने मन में रूपरेखा का निर्माण करते हैं, एक विधि, एक तरीका जो हम अपने मन में सोचते हैं कि इस कार्य को इस तरीके से करना है, वही मन का मानचित्रण कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन जो है देखते हैं क्या है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। अगला मन का चित्र बनाने से, मन का चित्र बनाने से इसका कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और चौथा है बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जी, दूसरा क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। सबसे बेहतर बताना है दोस्तों। पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो महंगी और चमकदार, यहाँ पे महंगी आ गया है सब, इससे ये नेगेटिव लग रहा है, इसको हटा दीजिए। अगला देखते हैं, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, ठीक है। अगला देखते हैं, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ठीक है। अगला देखते हैं, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यहाँ पर देखिए ये दोनों ठीक हैं वैसे, लेकिन ये देखिए ये सबसे बेहतर बताया है कि सबसे बेहतर आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे क्षमता के अनुरूप यानी कि हर बालक की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, तो बालक की जो क्षमता है उस हिसाब से उसको शिक्षण विधि देकर उस हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। तो यह ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है इसका सही, यानी कि सबसे बेहतर ऑप्शन अगर माने तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, यानी कि जो उसको हासिल करना, जो उपलब्धि है उसकी, उसके लक्ष्यों पर बल देना। ये सही नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते हैं,
परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी कुछ खास ठीक नहीं है। अगला देखते हैं, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं, यानी कि जो अंदर से क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता कैसे होती है, जो अंदर से एक नयापन निकलता है, एक नई क्रिएटिविटी निकलती है, उसी को आप सृजनात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक शिक्षार्थी के अंदर कुछ अंतर्जात शक्तियाँ होती हैं, अंतर्जात प्रतिभाएं होती हैं, उनका पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि उनको बाहर निकालने के जो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष या इससे ऊपर की होती है। फिर दूसरी आती है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर आती है तीसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। फिर आती है चौथी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो दोस्तों, अगर अमूर्त चिंतन या अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करना की बात करें, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इस अवस्था का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, देखते हैं ऑप्शन। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। चलिए देखते हैं आगे। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। अगला देखते हैं ऑप्शन। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। चलिए अगला देखते हैं। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो यहाँ पर चौथा वो सही हो जाएगा। वास्तविक दुनिया, यानी कि जो बाहर की दुनिया है, उस बाहर की दुनिया के जो उदाहरण हैं उनको कक्षा में बताया जाए, और जो विद्यालयी ज्ञान है उसको बाहर की दुनिया से जोड़कर बच्चों को समझाया जाए, जिससे उनका जो सीखना है वो समृद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता जो है वो नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर नहीं का कुछ लोग नहीं देख पाते हैं और वो ऐसे ही टिक कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना है। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तीसरा ऑप्शन है अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा तो हम कहीं भी सीख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि शैक्षिक संस्थान में ही हम सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, यह कहना गलत होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ कौन सा संबंध नहीं है। देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। नंबर बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना।
चलिए अगला देखते हैं। सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना यह एक जो है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक शारीरिक प्रक्रिया है और शारीरिक आवश्यकता है। शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं यह एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर एवं खेल का मैदान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ओके। तीसरा है सी कक्षा में एकदम खामोशी का कोई मतलब नहीं, और चौथा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो दोस्तों अगर बात करें कि अभिप्रेरित की अगर बात करें तो बच्चा जब अभिप्रेरित होता है तो अपने अंदर से अभिप्रेरित होता है, यानी कि जब बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी कि जानने की इच्छा उत्पन्न होती है और वह अंदर से प्रेरित होता है, तो वह प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जब विद्यार्थी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वह सबसे पहले प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर जो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा वो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? तो यह श्रेय जाता है पियाजे ने बताया है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जैसे कि पियाजे ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वह शब्द है स्कीमा। बच्चा जब किसी चीज़ को देखता है, यानी कि बाहर की दुनिया को जब देखता है, तब वह अपने अंदर स्कीमा का निर्माण करता है और दुनिया को जो है अपनी समझ का सृजन करते हुए दुनिया के बारे में जानता है। तो ये जो है जीन पियाजे जी ने बताया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो यह तीनों जो है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं। चौथा जो है वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। यहाँ पर सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि निबंधों को रटना ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। दोस्तों यहाँ दृष्टिबाधित का मतलब है कि कम दिखाई देना। अगर दृष्टिहीन होता तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है बच्चे को, लेकिन अगर दृष्टिबाधित है तो बच्चे को कम दिखाई देता है, इतना समझना। तो यहाँ पर 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। अगला ऑप्शन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला ऑप्शन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और अगला ऑप्शन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की जो है छूट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि
5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में जो है सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। जो हमारी समावेशी शिक्षा है वह यह कहती है कि चाहे विशिष्ट बालक हो या फिर सामान्य बालक हो, उसको एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षण देना चाहिए, कोई भी भेदभाव किए बिना। तो अगर समावेशी शिक्षा के हिसाब से हम देखें तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य ही व्यवहार करना चाहिए और उसके जो श्रव्य सीडी के माध्यम से उसको सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित है, उसको कम दिखाई देता है, तो वह कानों से अपने कानों के माध्यम से सुनकर, यानी कि श्रव्य सीडी का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसको अच्छे से सुनाई देगा और अच्छे से वह चीज़ों को सीख सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन की सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर और भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए इसी तरीके से तो आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।